हेलो गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। आज हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा वेक्टर्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वेक्टर्स में हमने सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैं सिलेबस के बारे में याद दिला दूं थोड़ा सा। सबसे पहले हमें वेक्टर पढ़ना था, उसके बाद हमें मैकेनिक्स में लगभग 6-7 चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि काइनेमेटिक्स आ जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ जाता है, वर्क पावर एनर्जी आ जाता है, उसके बाद रोटेशनल डायनेमिक्स आ जाता है, उसके बाद हमारा एसएचएम आ जाता है। तो ये सब बहुत सारे चैप्टर्स है। सर्कुलर मोशन भी समझ सकते हैं, कि अगर अलग चैप्टर मान ले उसको तो एक सर्कुलर मोशन भी आ जाता है। तो अब हम लोग मैकेनिक्स में ये सारे चैप्टर्स से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से काइनेमेटिक्स का जो कोर टॉपिक्स है, जैसे सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैकेनिक्स में क्या होता है, कैसे करते हैं, मैकेनिक्स में होता क्या है, मैकेनिक्स बेसिकली इस बात की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात किया जाए मैकेनिक्स का, ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिक्स। सबसे पहला तो बात तो ये ना कि मैकेनिक्स में पढ़ना क्या होता है, मैकेनिक्स है क्या बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो मैकेनिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with energy and forces and their effects on body। मतलब क्या हुआ इसका, कि ये एक साइंस का वो ब्रांच है जहां पे हम लोग फोर्सेस और एनर्जी का बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रोड पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको ऐसे पैर से मारेंगे तो वो दूर चला जाता है। तो आपने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया, आपने उसको एक एनर्जी दिया, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ कि वो हमसे थोड़ी दूर चला गया। और एग्जाम्पल आप बहुत सारा ले सकते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या है, क्रिकेट खेलते हैं जनरली बच्चे। तो क्रिकेट खेलने में क्या है, हम लोग बॉल उधर से बॉलर फेंकता है, हम उसे बैट से मारते हैं। ठीक है, अब बैट से हमने उसे मारा तो क्या किया, हमने एक फोर्स अप्लाई किया, उसे एक काइनेटिक एनर्जी दी। तो उससे क्या हुआ, आप लोग खुद सोच के देखिए। अगर आपने पूरा लॉफ्ट करके एक शॉट लगाया है तो क्या होता है, वो उड़ उड़ के जाता है, छक्का चला जाता है, कैच आउट हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से ऐसे उड़ा और ये ऐसे आकर के यहाँ पे छक्का गया, या फिर वो आउट आउट हो गया। बेसिकली कुछ भी हो सकता है। इससे क्या पता चलता है कि हमने उस पर कुछ फोर्स लगाया, उसका क्या इफेक्ट हुआ। अगर आप एक स्टोन को मार रहे थे तो स्टोन ऐसे जा रहा था, लेकिन अगर आपने एक बॉल को मारा है तो बॉल ऐसे गया है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, तो अलग अलग तरह का इफेक्ट आ रहा है ना। अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में बॉल पे लगाए तो कुछ और इफेक्ट आया, अलग अलग केस में कुछ और इफेक्ट आएगा। एक और एग्जांपल, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छत से गिरा देते हैं तो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है कि नहीं गिरता है। तो ये क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा था, तो उसका इफेक्ट है वो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस नेचर में प्रेजेंट होते हैं, कोई तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि कौन सा फोर्स लगा सकते हैं या फिर कैसा मोशन हो सकता है। मोशन और फोर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी फोर्स लगाएं, कोई भी मोशन हो, उस मोशन को हम लोग मैकेनिक्स के अंडर ही पढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, मैकेनिक्स में क्या क्या टाइप्स है, मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो बेसिकली मैकेनिक्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स का विच डील्स विथ बॉडीज एट रेस्ट, जिसमें हम लोग बॉडीज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। जब बॉडी रुका हुआ है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, आप टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा टेबल है, आप इसके ऊपर खड़े होकर के इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं। तो ये टेबल अगर स्ट्रांग है, सपोज ये लोहे का टेबल है, तो ये टूटेगा तो नहीं, ये कंफर्म है। लेकिन ये हिल भी तो नहीं रहा है ना, आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं और ये हिल भी नहीं रहा, ये आगे पीछे नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। तो अगर हम इस बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे, वो बॉडी जो कि रेस्ट में है और इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसे हम स्टैटिक्स के अंडर पढ़ेंगे। मतलब स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स वो पढ़ाई है, मतलब वो टॉपिक है, वो ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें हम लोग बॉडीज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान अगर रेस्ट पे है, रुका हुआ है, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। दूसरा चीज है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है विच डील्स विथ बॉडीज इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में है
हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेस्ट मोशन में तो हर ऑब्जेक्ट, जैसे एक कार रोड पे चल रहा है, हम लोग उसके बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो वो डायनेमिक्स के अंदर आएगा। अगर एक बॉल है, वो फुटबॉल है, वो मतलब खेलते टाइम जो फुटबॉल रहता है इधर उधर जाते रहता है, वो भी एक बॉडी मोशन है, तो हम उसे भी डायनेमिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि डायनेमिक्स को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, लेकिन हमने डायनेमिक्स को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने नहीं किया, ये क्लासिफिकेशन किया गया है काइनेमेटिक्स के और काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्या होता है इसे भी समझते हैं अच्छे से, है ना। दोनों लेकिन डायनेमिक्स का पार्ट है, दोनों में हम लोग ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि काइनेमेटिक्स में बॉडी रुक जाएगा, काइनेटिक्स में चलने लगेगा, ऐसा नहीं, दोनों में बॉडी मोशन में रहेगा, लेकिन अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं तो ये समझते हैं। तो काइनेमेटिक्स में क्या है, काइनेमेटिक्स में वी डोंट कंसिडर द कॉज ऑफ मोशन, और काइनेटिक्स में वी कंसिडर द कॉज ऑफ मोशन। अब इसको ध्यान से समझना है। कॉज ऑफ मोशन का मतलब है कि मोशन होने का कारण क्या है, समझ रहे हैं ना। अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है तो उसका कारण क्या होता है, जनरली हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी ना मोशन करेगा। एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर वो मोशन करने लगा तो क्या रीजन हो सकता है, एक ही रीजन हो सकता है यूनिवर्स में कि उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया गया है। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे अंदाजा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ आप लोग पढ़े होंगे 9th में, वहां पे भी ये चीज बताया गया है कि ऑब्जेक्ट इज रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग फोर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब हमको मतलब नहीं है कि क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, हमको सिर्फ मतलब है उसके मोशन से, ठीक है ना। अगर हमको फोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है, हमें सिर्फ पता है कि फोर्स लगने के बाद उसका ये वेलोसिटी है, ये एक्सिलरेशन है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, जो भी है, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सिलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये सब पता है, हमें फोर्स नहीं पता है, तो हम उसे काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें फोर्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, हमें पता है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उस फोर्स की वजह से मास का वहां पे काम आता है, मास का भी वहां पे काम आता है, तो उन सब चीजों को हम काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हमें फोर्स के बारे में मतलब क्या चिंता करने का जरूरत नहीं है। काइनेटिक्स में फोर्स के बारे में ही चिंता करना पड़ता है, फोर्स के बारे में ही पढ़ना पड़ता है काइनेटिक्स में, कि फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। हमें यहाँ पे काइनेमेटिक्स में क्या है, काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ना है, मतलब उसका क्या वेलोसिटी है, उसका क्या एक्सेलरेशन, उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा बताता हूँ। अभी मैं काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, काइनेटिक्स बाद में होगा, काइनेटिक्स में कुछ और है, अभी फिलहाल मैं काइनेमेटिक्स का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। अगर काइनेमेटिक्स का मैं बात करूँ तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है हम लोग को। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली दो चीज पढ़ना है हमें, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो। एक है 1D मोशन और दूसरा है 2D मोशन। 1D मोशन का क्या मतलब है कि वन डायमेंशनल मोशन, आइदर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जैसे ये एक्स वाई जेड है, तो या तो मोशन इधर हो रहा है, या मोशन इधर हो रहा है, या मोशन इधर हो रहा है, हमें बस इतने से मतलब है। हाँ, मोशन इधर जाके इधर नहीं जा सकता, ये एक पक्का बात है 1D मोशन में। 1D का मतलब ही होता है वन डायमेंशन, मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो हम उसे 1D मोशन में ही पढ़ेंगे। अब इसका एग्जांपल्स आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्या है जो कि डायरेक्शन, अब एक सिंपल बहुत दो तीन सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर हम किसी बॉल को छत से गिराते हैं तो वो नीचे गिरता है डायरेक्टली ऐसे, क्या वो ऐसे ऐसे करके गिरता है, नहीं गिरता है, वो सीधा गिरता है। तो क्या हो गया, ये एक 1D मोशन है। 1D मोशन का मतलब वन डायमेंशन है, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, आप बोलेगा कि सर हवा बहता है, तो हवा बह रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब वहां पे कोई और फोर्स नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट को छत से गिरा, नीचे गिर गया, ये एक हो गया 1D मोशन। दूसरा एग्जांपल, ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर वो पटरी पे चलता है तो स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब बोलेगा कि सर वो भी तो कभी कभी टर्न लेता है, तो हाँ कभी कभी लेता है, बट 99% टाइम तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलते रहता है ना। कभी कभी स्टेशन ये सब आते टाइम वो थोड़ा बहुत टर्न होता है, तो वो भी ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाए, थोड़ा बहुत टर्न लेता है, लेकिन हाँ वो भी, मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि वो 1D है, लेकिन हाँ, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है।
अगर डायरेक्शन चेंज बात की जाए ट्रेन का, तो वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, मैक्सिमम टाइम पे ट्रेन स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो वो भी एक तरह का वन डी मोशन है। अब वन डी मोशन में क्या क्या पढ़ना होता है, तो एक तो नॉर्मल वन डी मोशन, जैसे रोड पे कार चल रहा है, एक दौड़ रहा है कोई। हाँ, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 100 मीटर का रेस आपने देखा होगा, उसेन बोल्ट ये सब तेज दौड़ता है, भयानक टाइप का। तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ता है ना, कभी देखे हैं कि उसेन बोल्ट ऐसे ऐसे दौड़ के पहुंच रहा है, नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो वो सीधा दौड़ता है, तो वो भी एक तरह का वन डी मोशन है। तो एक तो हमें नॉर्मल वन डी मोशन पढ़ना है, जिसमें हमें कार्स का मोशन, ट्रेन का मोशन, ये सब पढ़ना है। और एक पढ़ना है स्पेशल में हमें फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट से जो मोशन हो रहा है, जैसे अभी जस्ट मैंने जो बताया कि छत से किसी चीज को गिरा देते हैं या किसी चीज को ऊपर फेंक देते हैं वर्टिकली, तो ये सब जो मोशन है वो हमें वन डी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास है टू डी मोशन। टू डी मोशन काफी इंटरेस्टिंग है। टू डी मतलब है कि यहाँ पे हम लोग दो डायमेंशन के लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो, ऐसा नहीं एक्स या वाई जेड या एक्स जेड, कोई भी इधर ऐसे ऐसे एक प्लेन में मतलब मोशन कर सकता है। इसको और क्या कह सकते हैं, मोशन इन अ प्लेनर मोशन इसको कह सकते हैं, मतलब ये एक प्लेन में मोशन करता है। ठीक है ना। चलिए, अब प्रोजेक्टाइल मोशन का, अब इसमें टू डी मोशन का एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि क्या कह सकते हैं, रोड पे जो कार चल रहा है अगर, तो वो जनरली क्या करता है, उड़ता तो नहीं है, वो सीधा जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, वो उड़ नहीं सकता, ऊपर नीचे नहीं जा सकता, सिर्फ आगे पीछे लेफ्ट राइट जा सकता है। ठीक है, तो उसे हम टू डी मोशन के अंडर कंसिडर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है अगर हम किसी चीज को यहाँ से थ्रो कर रहे हैं किसी एंगल से, ऐसे गया और ऐसे गिर गया, जैसे बैट से खेलते तो छक्का मारते हैं ना, वो वाला केस। या फुटबॉल में जब मेसी फ्री किक लेता है, वो भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। या फिर जब कोई गोलकीपर किक करता है बॉल को, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली यही है कि किसी चीज को हमने थ्रो किया है हवा में, वो थोड़ी दूर जाके गिर गया, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। दूसरा इसमें हमें क्या पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, हाँ, दो चीज समझिए, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर एक घड़ी का मैं बात करूं, एक दीवार पे घड़ी लगा हुआ है, तो इसका जो ये हैंड है, ये ऐसे ऐसे मोशन करता है, तो ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या है, रेस ट्रैक है, मान लेते हैं एक रेस ट्रैक है ऐसे, यहाँ पे एक रेस ट्रैक है और इस पे कार चल रहा है, इस पे ऐसे ऐसे कार चल रहा है सर्कुलर रोड पे, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है कि जमीन में चल रहा है, और वर्टिकल का मतलब है कि जमीन के परपेंडिकुलर चल रहा है, जैसे घड़ी का जो कांटा चलता है, ये जो वॉल क्या बोलते हैं, दीवार घड़ी है, तो इसका जो कांटा ऐसे ऐसे चलेगा, तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ना है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ना है। अभी फिलहाल सिर्फ हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, अब क्या है, अब इसके बाद हमें रिलेटिव मोशन पढ़ना है। रिलेटिव का मोशन का क्या मतलब है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का क्या मोशन हो रहा है। ठीक है, जैसे आप एक ट्रेन पे हैं, आपको ट्रेन पे बगल वाला आदमी बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर कोई बाहर से उसको देखेगा तो उसको वो चलता हुआ दिखेगा, तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ रहा है ना। तो इसका रीजन यही होता है कि रिलेटिव मोशन, आपके रिस्पेक्ट में वो रुका हुआ है, लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में तो वो चल रहा है ना। तो रिलेटिव मोशन हम लोग को पढ़ना है। अब रिलेटिव मोशन में क्या क्या पढ़ना है, तो रिलेटिव मोशन में वन डी रिलेटिव मोशन पढ़ना है, टू डी रिलेटिव मोशन पढ़ना है। ठीक है, एक हमारा हो गया वन डी रिलेटिव मोशन और दूसरा हो गया टू डी रिलेटिव मोशन। टू डी रिलेटिव मोशन में दो स्पेशल केसेस आते हैं, मतलब ये आपको पढ़ना ही है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, एग्जाम्स में, मेंस में, एडवांस में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देंगे, कोई भी बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो जनरली ये इससे तो एक क्वेश्चन पक्का ही रहेगा, मतलब काफी अच्छा टॉपिक है। तो स्विमर्स प्रॉब्लम है और रेनमैन प्रॉब्लम है। स्विमर्स प्रॉब्लम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम नदी को क्रॉस करना चाहें और नदी बह रहा हो, तो हम लोग भी नदी के साथ थोड़ा बह के आगे चले जाते हैं। ऐसा देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा होगा तो कभी सोच के देखिएगा। अगर किसी को स्विमिंग आता है तो वो नदी में जाके एक बार ट्राई कर ले, नहीं 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 मत कीजिएगा, हो सकता है कोई खतरा हो, इसलिए फिलहाल समझिए, ये नदी बह रहा है v वेलोसिटी से, अगर हम यहाँ से तैरना स्टार्ट करें तो हम बह के यहाँ चले जाएंगे, तो इसी को स्विमर्स प्रॉब्लम कहते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे है, मैं यहाँ से तैरना स्टार्ट किया, मैं पहुंच यहाँ पे गया, मेरे को तो अपना घर जाना था ना, तो क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये वापस यहाँ पे ही पहुंचे, आगे ड्रिफ्ट ना हो, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना होता है। रेनमैन प्रॉब्लम क्या है,
रेनमैन प्रॉब्लम का मतलब है बारिश में चल रहे हैं, तेज हवा चल रहा है, तो छाता कैसे रखें? छाता को हम ऐसे रखें या ऐसे रखें या ऐसे रखें, कैसे रखें कि हम ना भीगे? समझ रहे हैं ना? तो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये समझने के बाद कि छाता कैसे रखें बारिश में। ठीक है, बारिश में कभी होता है ना तेज हवा चलता है तो समझ नहीं आता है कैसे रखें छाता कि भीगे ना। तो ये सब चीज इसमें पढ़ना है रेनमैन प्रॉब्लम। स्विमर प्रॉब्लम, रेनमो, ये दो स्पेशल केसेस है, इसमें और भी रहेगा लेकिन ये दो स्पेशल केसेस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने अभी फिलहाल बता दिया आपको कि काइनेमेटिक्स में हमें ये सब चीज पढ़ना है। हम लोग बस इसके अगले वाले क्लास से काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से समझना है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है ये पढ़ने में। समझ रहे हैं ना? मतलब कि ये जो होता है ना काइनेमेटिक्स, आप लोग देखे होंगे कि काइनेमेटिक्स में काफी लंबा टाइम लिया जाता है। कोई भी टीचर काइनेमेटिक्स को काफी अच्छे से पढ़ाता है, कोई भी टीचर। इसका रीजन यही है ना कि अगर आप इसको समझ गए तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी हेल्प करता है। मतलब आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है उसको बदल देता है, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के स्पीड को बढ़ा देता है, आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। तो इसलिए काइनेमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वेक्टर हम लोग का हो चुका है, तो वेक्टर का यहाँ पे कहीं कहीं यूज आएगा, जैसे वेक्टर रिजोल्यूशन का। अगर आप नहीं देखें तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, पुराने में जो मैंने अपलोड करके रखा है वो सब, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग काइनेमेटिक्स पे नेक्स्ट क्लास से फोकस करें। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं वीडियो के साथ अटैच कर दिया करूंगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से। बाय।